हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की सेकंड विधि अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष विधि से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने पर केवल परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना चेंज होती है। विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह व वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना वही रहती है जो कि प्रत्यक्ष विधि में होती है। प्रत्यक्ष विधि से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार प्रारूप फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष विधि से परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए आयकर से पूर्व के लाभ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो जो कर से पूर्व का शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए करंट ईयर का नेट प्रॉफिट लिया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर लिया जाएगा। यदि ये प्रॉफिट समायोजन के बाद का दिया हुआ है तो इसमें ट्रांसफ़र टू रिजर्व से प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की अगर ये राशि P&L से चार्ज की गई है तो इसे ऐड कर देंगे। और यदि कोई कर वापसी हुई है जो P&L में के क्रेडिट साइड में दिखाई हुई है तो उसे लेस कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या बिफोर एडजस्टमेंट होगा। तो करंट ईयर का कर से पूर्व लाभ ज्ञात करने के बाद में नॉन कैश व नॉन ऑपरेटिंग आइटम अर्थात गैर रोकड़ व गैर परिचालन मदों का समायोजन किया जाता है, जिसमें यदि नॉन कैश व नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है और उसे P&L के डेबिट साइड में दिखा रखा है तो उन्हें ऐड करेंगे। और यदि नॉन कैश व नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जिसे P&L के क्रेडिट साइड या इनकम में शो कर रखा है तो उसे लेस करेंगे। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स व इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिटर्न ऑफ डिविडेंड व इंटरेस्ट पेड यदि इसे इस स्टेटमेंट ऑफ P&L में इंक्लूड कर रखा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स व डिबेंचर। तो ये मद है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है। तो यदि इनको P&L अकाउंट में खर्चों में जोड़ रखा है तो उन्हें ऐड करेंगे। फिर है नॉन कैश व नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जिसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व इन्वेस्टमेंट्स होता है, रिजर्व ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व से डिविडेंड रिसीव्ड व इंटरेस्ट रिसीव्ड यदि से P&L में इंक्लूड कर रखा है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस कर दिया जाएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व इनकम्स का समायोजन करने के बाद में जो प्रॉफिट होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व का परिचालन लाभ होगा, जिसमें कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि का समायोजन कर दिया जाएगा। तो यदि कार्यशील पूंजी में हमें पता है कि करंट एसेट्स व करंट लायबिलिटीज होती है और करंट एसेट्स में यदि वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि वो कैश आउटफ्लो है अर्थात रोकड़ बहिर्वाह है जिसे लेस कर दिया जाएगा। और यदि कमी होती है करंट एसेट्स में अर्थात डिक्रीज होता है तो उसे ऐड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार करंट लायबिलिटीज में यदि वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि रोकड़ अंतर्वाह या कैश इनफ्लो हुआ है, इसलिए उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। और यदि करंट लायबिलिटीज में कमी या डिक्रीज हुआ है तो उसे लेस कर देंगे। करंट वर्किंग कैपिटल जिनका चेंजेज ज्ञात करते समय कैश इक्विवेलेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज आदि को शामिल नहीं किया जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का समायोजन करने के बाद में जो बैलेंस होगा वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस
होगा उसमें चुकाए गए आयकर का समायोजन कर दिया जाएगा, अर्थात इनकम टैक्स पेड चुकाए गए आयकर को घटा दिया जाएगा। और आयकर घटाने के बाद में जो बैलेंस होगा वो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, असाधारण मदों का समायोजन करने से पहले का रोकड़ प्रवाह होगा, जिसमें असाधारण मदों का समायोजन कर दिया जाएगा। असाधारण मदों में बीमा कंपनियों से प्राप्त दावे की राशि, लॉटरी में जीती गई राशि, भूकंप से हानि आदि को दर्शाया जाता है। असाधारण मदों से यदि राशि प्राप्त होती है तो उसे जोड़ दिया जाता है, और यदि असाधारण मदों पर राशि खर्च की जाती है तो उसे घटा दिया जाता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड व लेस कर दिया जाएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का समायोजन करने के बाद में जो बैलेंस होगा वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अर्थात परिचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह होता है। तो अब नेक्स्ट है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग या विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना वही रहती है जो कि लास्ट डायरेक्ट मेथड में अर्थात प्रत्यक्ष विधि में थी। इसमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिसमें इंटेंजिबल दोनों को शामिल किया जाता है, फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसमें भी मूर्त व मूर्त संपत्ति दोनों को शामिल किया जाएगा, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड व इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की मदें हैं, और इनका टोटल करने पर जो होगा वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। सी है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग या वित्तीय क्रियाओं में जिन मदों को शामिल किया जाता है उसमें है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, इंक्रीज इन लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड या पेड इंटरेस्ट पेड। यदि डिविडेंड व इंटरेस्ट रिसीव्ड प्राप्त होता है तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या विनियोजन क्रियाओं में दिखाते हैं, और यदि डिविडेंड व इंटरेस्ट को चुकाया जाता है तो उसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में दिखाया जाता है। तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि में सिर्फ इतना ही अंतर है कि परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना ही चेंज होती है, बाकी विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह व वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना दोनों विधियों में समान ही रहती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ व फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से जो रोकड़ प्रवाह होता है उन तीनों का टोटल कर दिया जाएगा। उन तीनों का टोटल नेट इंक्रीज व डिक्रीज इन कैश व कैश इक्विवेलेंट्स होता है, जिसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने पर जो बैलेंस होगा वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा।